नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो क्लाइमेट के बारे में है कि कैसे हम कार्बन उत्सर्जन कम करके हमारे क्लाइमेट का सुधार कर सकते हैं। उसके साथ में भारत ने यूएनएफसीसीसी का कन्वेंशन साइन करा हुआ है। उसके चलते हमको कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए हम कुछ कदमों पर प्रतिबद्ध है। तो हम उन रिफॉर्म्स में हमने कितने आगे कदम बढ़ाया है और कहाँ पर और सुधार करने की जरूरत है। उसके साथ में हमको कार्बन उत्सर्जन भी करना है, साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था को भी उससे धक्का नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसे कदम उठाने चाहिए। ये आर्टिकल उसी के बारे में एक विस्तृत चर्चा करता है। अगला जो आर्टिकल है वो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म्स की बात करता है कि कैसे इन्हें हम और अच्छा बना सकते हैं जिसमें सबका प्रतिनिधित्व बराबर तरीके से आए। उसके बारे में जो बाद में जो तीसरा आर्टिकल है वो पशुओं के अधिकार के बारे में बात करता है, एनिमल राइट्स के बारे में, एनिमल वेलफेयर के बारे में बात करता है। अंत में जो हमारा आर्टिकल है वो सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया गया है, तो ये उसके बारे में चर्चा करता है। उस पर जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है उसके बारे में बात करता हुआ है। उसके फेवर और अगेंस्ट में हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स उसके देखेंगे। अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले ये लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेज थे। तो चलिए आज का हमारा एमसीक्यू देखते हैं। तो आज का जो एमसीक्यू वो यह है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो G4 कंट्री नहीं मानी जाती है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी है ब्राजील या ऑप्शन डी जर्मनी। जो भी उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज का वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं। वह यह है कि संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की संरचना और अधिकार क्या 21वीं सदी की विश्व गतिकी का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसके गुण दोष पर एक टिप्पणी करिए। अब आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला आर्टिकल जो है यूनाइटेड सेक्रेटरी का एक प्रपोजल है हमारे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, जो कि हम जिसे हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं उसके बारे में है। तो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी जैसे आपको पता होगा एंटोनियो गुटरेस जी है। तो उन्होंने अभी अभी एक लेक्चर को संबोधित किया जो कि था दरबारी सेठ मेमोरियल लेक्चर। उसमें उन्होंने कहा कि भारत को जो कोल की डिपेंडेंसी है, जो कोयले की डिपेंडेंसी है वो कम कर देनी चाहिए और 2020 के बाद में उसमें कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसके साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये भी कह चुके हैं चीन और भारत के संबंध में कि 2030 तक हमारा जो एमिशन है, हमारा जो उत्सर्जन है वो 45% से कम हो जाना चाहिए, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री के बराबर है, एक जो विकासशील देश है उसके बराबर है। तो देखते हैं कि भारत ने इस कदम को उठाना तो जरूरी है, ठीक है, हमारी प्रतिबद्धता है कार्बन उत्सर्जन को कम करने की, क्लाइमेट चेंज पर यह प्रभाव डालता है। लेकिन क्या दिक्कतें भारत को एक देश के रूप में अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव आ सकता है, उनके बारे में भी हमको देखने की जरा जरूरत है। और हमारे जो कदम उठाए हैं क्या वो ठीक है, क्या उससे ज्यादा भी हमको और काम करने की आवश्यकता है, उसके बारे में बताता है। तो भारत की दृष्टि से देखें कि अगर हम एकदम से हम कार्बन उत्सर्जन या कोयले का इस्तेमाल कम करना का एकदम कम कर दे तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारा उद्योगीकरण है उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और ये जो भारत की पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पर भी प्रभाव डालेगा, उनकी नौकरियों पर प्रभाव डालेगा, और हम वापस उस लो डेवलपमेंट ट्रैप में जो कि एक हम विकास इतने सालों से कर रहे हैं वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट में देखने को मिलेगा। वैसे ही हम कोविड महामारी के चलते हुए हम बहुत सारी मुश्किलों से वैसे ही जूझ रहे हैं, उसमें अगर हम यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बनाएंगे तो ये हमको नकारात्मक रूप में प्रभाव डाल सकता है, राइटर कहते हैं। उसके साथ में अगर बात करें तो जो यूएनएफसीसीसी है, जो कि है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में बात करता हुआ ये है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, सबकी एक समान रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन अलग अलग रूप में है। तो प्रिंसिपल 3 की तरफ हम जरा ध्यान दे देते हैं। तो प्रिंसिपल 3 कहता है द पार्टी शुड प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन ऑफ ह्यूमन काइंड ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एंड इन अकॉर्डेंस विद देयर कॉमन बट डिफरेंशियल
डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। तो हाँ, हमको क्लाइमेट चेंज को लेकर तो हमको सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। हमारे वर्तमान और भविष्य को देखते हुए मनुष्य जाति जो है उसके भविष्य को भी हमको ध्यान में रखना है, लेकिन यहाँ पे एक इक्विटी का प्रिंसिपल है कि जिसकी जितनी क्षमता है उसको उतना उसमें योगदान देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो कि अननेसेसरी किसी एक पर ही बहुत ज्यादा बर्डन आ जाए। अगर हम G20 कंट्रीज की बात करें तो उसमें भारत सबसे कम पर कैपिटा उत्सर्जन करता है, और उसके साथ में सब G20 कंट्री में हम सबसे कम लो पर कैपिटा वाली इनकम कंट्री भी है। सॉरी, मैंने गलत बोला। जो G20 में हम एक सबसे लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम वाली एक कंट्री है। उसके साथ में कोविड-19 की अगर बात करें तो वहां पर हम सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है। उसके साथ में और हम कुछ बिंदु पे चर्चा करते हैं कि भारत अगर ये उत्सर्जन कम करने की बात करें तो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट की अगर हम बात करें तो इनमें जो सबसे अच्छी कंट्रीज ने काम करे हैं उनमें से भारत एक है। जैसे आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस के राष्ट्राध्यक्ष, उन्होंने इससे अपना कदम पीछे हटा लिया है कि नहीं, यूएस की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। जब इतना विकसित देश अपना कदम पीछे हटाते हुए भी भारत इस क्षेत्र में इस एग्रीमेंट को पालन करते हुए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर एनुअल एमिशन की बात करें तो 0.5 टन पर कैपिटा एमिशन होता है, जो कि ग्लोबल एवरेज 1.3 पर टन 1.3 टन पर कैपिटा से काफी कम है। उसके साथ में अगर हम देखें तो भारत जो है वो 4% उत्सर्जन करता है। एक 1.3 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है 2017 के अनुसार। वही अगर हम यूरोपियन यूनियन को देखें तो वहां पर ये उत्सर्जन जो है वो 20% है, और वहां की जो जनसंख्या है वो 448 मिलियन ही है। तो भारत इस, और अगर हम पर कैपिटा पर मनुष्य के हिसाब से देखें तो भारत काफी अच्छी स्थिति में हमको दिखता है। उसके साथ में अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो अगर हम रशिया और ईस्ट यूरोप को छोड़ दे तो राइटर कहते हैं had reduced their emission by only 1.3% between 1990 to 2017। तो अगर हम रशिया या ईस्ट यूरोप को छोड़ दे तो सारे डेवलप्ड जो कंट्रीज है, जो सारे विकासशील देश है, उन्होंने केवल 1.3% ही उत्सर्जन कम करने की भूमिका निभाई है। ये UNFCCC रिपोर्ट का कहना है। उसके साथ में फेलियर ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट इन फर्स्ट वर्ल्ड टू समन द रिक्वायर्ड डोमेस्टिक पॉलिटिकल सपोर्ट। तो जितना उनको राजनीतिक सपोर्ट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के साथ में देखने को मिला है वो काफी ही कम है। राइटर उसके साथ में ये जोड़ते हैं। अंत में एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोल का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कोयले का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो अगर हम नंबर की ओर ध्यान दें तो 184 gigawatts of coal-based generation in 2020, India will need 650 gigawatts to 750 gigawatts of renewable energy, current around 360। तो अभी का जो हमारा डिपेंडेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी से, जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, उनको बढ़ाने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। वैसे भारत इस और काफी अच्छा काम कर रहा है। सोलर अलायंस में हम एक सबसे लीडिंग कंट्री है। जो सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर भी हमारे देश गुरुग्राम में ही है। तो इस और हमको और काम करने की जरूरत है। सिर्फ सौर ऊर्जा नहीं, हमारी पवन ऊर्जा पे भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। यही सारी चीजों के बारे में चर्चा करता हुआ ये आर्टिकल। उसके साथ में जो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेस है और सप्लाई चेन्स है, इनमें भी हमको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को अडॉप्ट करने की, अपनाने की आवश्यकता है। तो चलिए यूएन रिफॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत बेसिक चीज ये है कि अगर आप कहीं रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, कहीं सुधारों की बात कर रहे हैं, तो आपको कमियां पहले पता होनी चाहिए कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या कमियां हैं। हम कमियों को देखकर ही हम आगे वाला सिस्टम ऐसा ला सकते हैं जो कि बेहतर हो पिछले सिस्टम से। तो अभी ये न्यूज में कैसे आया, तो यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है उसका 75वां 75th सेशन होने वाला है, और उसमें जो वॉल्कन बॉजगीर है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, उन्होंने अपना आवाज रेज करा। उन्होंने इस और बात कही है कि जो 15 मेंबर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 15 मेंबर है, ये जो कमिटी है इसको और लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्व वाली होने की जरूरत है।
तो रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस आर्टिकल का। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि काफी लंबे समय से डिमांड रही है कि जो G4 कंट्रीज है, G4 कंट्रीज कौन कौन सी है, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये हमेशा से एक दूसरे का सहयोग करते आए हैं परमानेंट सीट के लिए। तो इन कंट्री को भी इनमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि वर्ल्ड के अलग अलग जो एरिया है, अलग अलग भूगोलीय जो कंट्रीज जहाँ अलग अलग एरियाज में सिचुएटेड है, सबको एक बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अभी की यथा स्थिति देखें तो सुरक्षा परिषद में 5 मेंबर है, जैसे आपको पता होगा, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। ठीक है, तो इनके पास में वीटो पावर है। ये कई बार अपनी मनमानी चलाते हुए इनको देखा है कि अगर आपको कोई रिजोल्यूशन पास करना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, तो इन सबकी सहमति होना बहुत जरूरी है। अगर एक की भी असहमति हो तो वो रिजोल्यूशन या वो कदम नहीं उठाया जा सकता है यूएनएससी के द्वारा। तो यहाँ पर इनकी ये जो एक मनमानी देखने को कभी कभी मिलती है, तो उसको हटाने की आवश्यकता है, रेटरिक कहते हैं। उसके साथ में अगर हम 2003 का इराक का उदाहरण देख ले, तो इराक में 2003 में सद्दाम हुसैन का शासन था। उस वक्त यूएस और यूके जो है, ठीक है, इन्होंने बिना किसी से सलाह लेते हुए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए डायरेक्ट ही उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी इराक के अगेंस्ट, ये कहते हुए कि सद्दाम हुसैन जो है वो ऐसे वेपन बना रहे हैं जो कि मनुष्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, यहाँ पर भी न्यूक्लियर वेपन इन कंट्रीज में भी बने हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट मोर्चा खोल दिया। तो ठीक है, आप मनुष्य के बचाव के लिए, उसकी बेहतरी के लिए कदम उठा रहे, लेकिन वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होते हुए जाना चाहिए। उसी लिए तो हमने यूएन बनाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी बात की गई है, जो रिफॉर्म प्रोसेस है, इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन फ्रेमवर्क की बात की गई है, तो इसको यूएस, रशिया और चाइना, खास इन 3 देशों से काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला है। मतलब हम रिफॉर्म की बात करें तो एग्जिस्टिंग मेंबर अपनी मनमानी का जो एक पावर है वो कम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके साथ में यूनाइटेड नेशन अनरिफ्लेक्टिव बना रहेगा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, तब तक एक पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है सारी कंट्रीज को। आप समझ लिए कि भारत जैसा देश है, ठीक है, जिसकी जो दूसरे नंबर की जिसकी जनसंख्या है चीन के बाद में, चीन कभी हमारी बात उस तरीके से नहीं रख सकता, हम भले ही एक रीजन में हो। उसके लिए हमको खुद हमारा वॉइस कंसर्न करने का, जो इतना बड़ा देश है उसको भी जरूरत है। वैसे ही ब्राजील, जर्मनी और जापान भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देश है। तो अगला जो बिंदु है वो है मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क इज फेसिंग चैलेंजेस। तो ये काफी चैलेंज फेस करने को मिल रहा है। राइटर बताते हैं तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज टू ह्यूमैनिटी इज बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो अगर आपका ह्यूमैनिटी पे, आपकी मानवता पे कोई एक आँच आ रही है या वो कोई खतरा महसूस कर रहा है, तो यहाँ पर एक कलेक्टिव, एक सामूहिक रूप से आके उसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा यूएनएससी है वो इस चीज को फुलफिल करते हुए, इस चीज को पूर्ण करते हुए नहीं दिखता है। उसके साथ में कहीं ना कहीं अगर यूनाइटेड नेशंस मजबूत नहीं होगा, वहां पे लोकतंत्र नहीं होगा, प्रतिनिधित्व नहीं होगा सबका बराबर, तो ये एक अनस्टेबिलिटी भी पैदा करता है। जैसे लीग ऑफ नेशन फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसमें सबका बराबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, प्रतिनिधित्व नहीं था। तो इसी चीज की चर्चा करता हुआ ये आर्टिकल था। तो चलिए वेलफेयर ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं हम लोग। तो ये न्यूज में क्यों है, तो पेटा जो है, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के ओर गए हैं और जो एनिमल हस्बेंड्री, जो पशुपालन की जो प्रोसीजर है, प्रॉपर जो रेगुलेशन है उनको फॉलो करने की बात की गई है, प्रॉपर रेगुलेशन लाने की, और जो रेगुलेशन अभी भी है उनको अच्छे तरीके से पशुपालन के लिए फॉलो करने की बात की गई है। तो उसके अलावा एक और चीज ये है कि पिछले 1 साल में हमको कई सारी ऐसी एनिमल अब्यूज की, ठीक है, पशुओं पे होने वाले अत्याचारों की बात हुई है, फिर वो सेक्सुअल अब्यूज हो या उन पे एसिड अटैक किया जाए, ये भी देखने को मिलता है कि उनको जिंदा जला दिया जाता है। तो पशु भी जो है वो एक जीव ही है, उन्हें भी हक है इस जमीन पे बराबर। भले ही हम हमारे इतने इतने मूलभूत अधिकार तो नहीं दे सके, पर कम से कम जीवन जीने का उनको एक बराबरी का, एक सम्मानजनक अधिकार तो देना चाहिए। उन पे ऐसे अत्याचार नहीं होने चाहिए। तो जो अभी एक्ट है प्रेजेंट, वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। तो इसमें अमेंडमेंट, संशोधन की बात की गई है। किस बारे में, तो जब भी हम, मैंने बताया जैसे रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हमको कमियों के बारे में पता होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं, सीरियस ऑफेंसेस है, जो कि बहुत ज्यादा एग्रीवेटी के हैं, उनको
कम पनिशमेंट है और जो कम सीरियस है उनको ज्यादा पनिशमेंट है, तो थोड़ी ऐसी डिस्पेरेंसी देखने को मिली है। तो जो मोर सीवियर है, जो ज्यादा गलत कृत्य वाले हैं, उनको कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल बनाने की बात की गई है। उसके साथ में इस एक्ट में ये भी है कि जैसे डी हॉर्निंग है, सिंग काट देते हैं, एस्ट्रेशन हो जाता है, नोस रूपिंग जैसी चीजें है, ब्रांडिंग जैसी चीजें है, तो ये सारा जो बहुत ही जो काफी एक कृत्य, एक अत्याचार के रूप में हम इसको देख सकते हैं, ये सारे एक्सेप्शन के रूप में है कि ये पीसीए इनको कवर करता ही नहीं और इसके लिए कोई पनिशमेंट है ही नहीं, ना इनको रेगुलेट करने के लिए कोई चीज है। उसके साथ में पीसी में एक एम्बिग्यूटी की, एक कमी की बात की गई है कि ये एक्ट का जो उद्देश्य है वो है प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन। तो यहाँ पर जो अननेसेसरी है, ठीक है, जो कि गैर जरूरी उनको दर्द या सफरिंग पहुंचाने की बात की गई, तो इस गैर जरूरी शब्द को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो चलिए, हमारा अगला आर्टिकल जो है वो सेम सेक्स मैरिज के बारे में है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2018 में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हमको ये अधिकार मिल गया था इस देश के होमोसेक्सुअल्स को कि उनको होमोसेक्सुअलिटी जो 377 में एक क्राइम माना जाता था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, ठीक है, और उनके संबंधों को एक तौर से रिकॉग्नाइजेशन मिला। तो अब ये समाचार में कैसे आया, तो एक दिल्ली हाई कोर्ट में ही इस बार एक जनहित याचिका फाइल हुई है जो कि सेक्स मैरिज जो है, समान लिंग का जो एक विवाह है, उसको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करने की बात की गई है। तो यहाँ पे जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो लॉ, लीगल सिस्टम और वैल्यूज है, उसका ये टोटली विपरीत है, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। तो आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। सपोर्ट में क्या कहा गया, तो जैसे मैंने बताया, तो 2008 में सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने इसको डीक्रिमिनलाइज कर लिया है, होमोसेक्सुअलिटी को, समलैंगिकता को। और वही अगर हम अगेंस्ट की बात करें, तो जजमेंट जो ने सिर्फ डीक्रिमिनलाइज करा है, यहाँ पर उससे ज्यादा या उससे कम कुछ नहीं है। तो क्या संबंध हो या शादी की ऐसी कोई बात पे ये जजमेंट ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। फिर सपोर्ट में हम देखते हैं कि वो सपोर्ट का क्या पॉइंट है। तो वुमेन को जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो भी प्रोटेक्शन मिले हैं, ठीक है, वो सारे लिव इन पार्टनर्स को भी मिले हैं। फिर आपको शादी में देने की इसकी क्या दिक्कत है, जब आप लिव इन पार्टनर्स को देख सकते, तो मैरिज में भी आप दे सकते हो। लेकिन अगेंस्ट में फिर एक और पॉइंट ये आता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस है, ठीक है, उसमें क्या हम इनको वाइफ जैसा ट्रीट कर सकते हैं, और करेंगे तो किसको हम वाइफ जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये समान लिंग की शादी होगी। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठाया है। उसके बाद में अगला हम सपोर्ट का अगर पॉइंट देखें, तो ये अभी कहीं पे भी नो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं रहा है, हमको इस और आगे कदम बढ़ना चाहिए। जैसे ये एक आगे बढ़ने वाला इस कानून कहा गया है, तो हमको इस और इसके बाद में जब डिक्रिमिनलाइज करा है, तो फिर अगला रिलेशन को रिकॉग्नाइज करना और फिर मैरिज, यही कदम होना चाहिए। लेकिन अगेंस्ट में हम विपरीत में अगर हम पॉइंट देखें, तो वो ये कहते हैं कि स्टेचुरी प्रोविजन ऑफ लॉ कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज सेम सेक्स यूनियन, और ये हमारे ट्रेडिशन के अगेंस्ट है, जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है, और ये काफी एक हमारे ट्रेडिशन से विपरीत जाती हुई चीज है। तो चलिए, हमारा न्यूज इन फ्लैश देख लेते हैं। तो अभी अभी ये पाकिस्तान से अनाउंसमेंट किया गया है कि जो गिलगित बल्चिस्तान है, तो गिलगित बल्चिस्तान कौन सा क्षेत्र है, हम पहले ये देख लेते हैं। तो ये मैप दिख रहा है आपको, ठीक है, डार्क ग्रीन जो है ये पाकिस्तान रीजन है, और इसमें ये जो लाइट ग्रीन पार्ट आपको कश्मीर का दिख रहा है, ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी जो नॉर्थ वाला आपको उत्तरी भाग दिख रहा है इस मैप में, ये है गिलगित बल्चिस्तान एरिया। तो इस एरिया को एक फुल प्रोविडेंसी का दर्जा देने की बात की है, एक फुल फ्लेज प्रांत, जिसे हम हमारे इधर जैसे हम राज्य मानते हैं, वैसे पाकिस्तान में इसको एक फुल फ्लेज प्रांत बनाने की बात की गई है। अब ये जो एरिया है, इसको ऐसी बात क्यों की गई होंगी, तो सबसे जरूरी जो है, जैसे आपको पता होगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो जा रहा है, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान से, वो इस ही क्षेत्र से जाता है। ये देखिए, आप रेड लाइन से देख सकते हैं इसको, ठीक है, तो ये पीओके से जाता है, उसमें भी गिलगित बल्चिस्तान का बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे ये क्रॉस होता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया को इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी दर्जा मिला हुआ है। तो ये
जो सीपेक है, सीपेक कैसी मदद करेगा? सीपेक डायरेक्ट चाइना को यहाँ पे अरेबियन सी से जोड़ेगा। तो ये जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, उसके पड़ोस में ही अफगानिस्तान में, हम अफगानिस्तान के साथ में मिलकर छपार पोर्ट भी डेवलप कर रहे थे। ये ग्वादर पोर्ट जो है चाइना के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए, हमारा विश्लेषण जो है वो आज यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।